Hello viewers, she is Sakshi Jhajaria from MyTaxport, And he's Prakhar Jain from GSTI Nation. and today we are collaborating in this video to discuss on a very important and burning issue on GST, which is GST on Goods Transport Agency. In this video we are going to discuss the basics कि GTA में क्या-क्या questions involved होते हैं GST को लेके and उसको कैसे हम solve कर सकते हैं. So beginning with the first topic, which is GTA versus other transporters. Alright, so GTA versus other transporters. क्या हर एक ट्रांसपोर्टर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है क्या वो GTA है? तो the answer to this question is a straight away no, because a goods transport agency is actually a person who is transporting goods and issuing a consignment note. Now हर एक ट्रांसपोर्टर तो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता. Since this is the case, therefore only those transporters issuing consignment notes are considered to be GTAs. कंसाइनमेंट नोट की क्या डेफिनेशन होती है? ये जीएसटी में डिफाइंड नहीं है, बट सर्विस टैक्स एक्ट में ये डिफाइंड था. नॉर्मली भी हम कंसाइनमेंट नोट, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बिल्टी बोलते हैं, उसमें हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें स्पेसिफाइड होती हैं, बट सर्विस टैक्स एक्ट में वो स्पेसिफिकली मेंशन थी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. वहां पे दिया हुआ था कंसाइनमेंट नोट मीन्स अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय जीटीए अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जो कि सीरियली नंबर्ड होता है. सबसे पहले उसमें नेम ऑफ कंसाइनर और नेम ऑफ कंसाइनी होता है, गाड़ी का नंबर होता है जिसमें माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी डिटेल होती है, उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, उसका डेस्टिनेशन प्लेस क्या है, ये मेंशन होता है, और उसमें सर्विस टैक्स कौन पे करने के लिए लायबल है ये मेंशन होता है. ये तो पॉइंट सर्विस टैक्स पे एप्लीकेबल था. तो ओवरऑल हम देखें तो कंसाइनर कंसाइनी सीरियली नंबर्ड होता है, गाड़ी का नंबर होता है, उसमें गुड्स क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन क्या है, ये सब चीजें जिस डॉक्यूमेंट में मेंशन होती हैं उसको हम कंसाइनमेंट नोट बोलते हैं. हम बोलचाल की भाषा में इसको बिल्टी बोलते हैं. एंड जो ट्रांसपोर्टर बिल्टी इशू कर रहा है, कंसाइनमेंट इशू कर रहा है, सिर्फ वो ही जीटीए की डेफिनेशन में आएगा. एंड अदर ट्रांसपोर्टर्स जो इशू इस कंसाइनमेंट नोट को इशू नहीं करते हैं, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ जीटीए इन जीएसटी. इसमें हमने क्लियर किया कि जीटीए कौन है और नॉन जीटीए ट्रांसपोर्टर्स कौन है. मूविंग ऑन विद द सेकेंड टॉपिक, which is rate of tax, forward charge and reverse charge. राइट, सो रेट ऑफ टैक्स अगर अपने जो रेट नोटिफिकेशन है वो देखें तो देर आर टू रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ जीटीए सर्विसेज. One is 12% with ITC and the other is 5% without ITC. तो अपने पहले फॉरवर्ड चार्ज का बात करते हैं. फॉरवर्ड चार्ज बेसिकली तब होता है जब GTA himself is raising an invoice, charging tax on that and paying that tax to the government. In that case, the rate would be 12% GST with ITC. Now, very important point to note over here is that कि अगर कोई GTA 12% फॉरवर्ड चार्ज विथ ITC इस रेट को ऑप्ट करता है, in that case all his transactions, all his transportation services henceforth would be liable to the same rate. After this comes RCM. If कोई भी जीटीए 12% वाला रेट को ऑप्ट नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स चार्ज वाले में फॉलो हो जाता है. रिवर्स चार्ज मतलब क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने बिल में जीएसटी जोड़ के नहीं दे रहा है, बल्कि जो सर्विस रिसीवर है, जो जीटीए की सर्विसेज दे रहा है, उसको उस सर्विस पे टैक्स पटाना पड़ेगा. तो जीटीए की लायबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है. उसको ना ही टैक्स चार्ज करना पड़ेगा और ना ही उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि जीएसटी पे करना पड़ेगा. इस केस में जो रिवर्स चार्ज में पे करेगा सामने वाला बंदा, उसको 5% की रेट से जीएसटी पे करना होगा. तो कब कब रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आती है जीटीए की आउटवर्ड सर्विसेज में, ये नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है. अगर जीटीए कुछ चुनिंदा लोगों को सर्विस दे रहा है, वो कौन चुनिंदा लोग हैं? एक होगी फैक्ट्री, दूसरा सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, चौथा कोई भी पार्टनरशिप फर्म, पांचवा कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और छठवा एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. तो कोई भी प्रकार का पर्सन है, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जीटीए उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है,
एंड जीटीए ने 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है, तो इस सर्विस में रिवर्स चार्ज में सामने वाले को जीएसटी पे करना होगा। ऑल्सो अगर जीटीए कोई सर्विस अपनी देता है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो कि इन कैटेगरीज में कवर्ड नहीं होता है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और ना ही वो फैक्ट्री है, ना ही सोसाइटी है, ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना ही पार्टनरशिप फर्म है, ना ही बॉडी कॉर्पोरेट है और ना ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो उस केस में ये सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, उसमें जीएसटी लगता ही नहीं है, ना ही फॉरवर्ड चार्ज ना ही रिवर्स चार्ज। Absolutely. Now that we know that forward charge or reverse charge, दोनों में GTA को what is the GTA's liability? Now we can also conclude that 5% अगर कोई GTA 5% RCM opt करता है, that means 12% forward charge opt नहीं करता है, in that case all his outward services would be covered under RCM. तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि supposingly I am a goods transport agency and I am providing transportation services to n number of people. I say कि नहीं, ये 5 तो हमारे RCM में है, remaining जो है वो forward charge में. That is strictly not allowed. You have to either go for 12% forward charge with ITC or 5% without ITC RCM. Okay, moving on to the next topic, which is exemption from registration. किसी भी जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, ये एक क्वेश्चन आता है। तो नॉर्मली तो कोई भी पर्सन जो कि 20 लाख से ज्यादा की एनुअल टर्नओवर सर्विस की करता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना जीएसटी में कंपलसरी है। बट अगर कोई जीटीए 12% फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली 5% रिवर्स चार्ज में फॉल कर रहा है, यानी कि उसको कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है, उसको कोई जीएसटी पे नहीं करना है, सब सामने वाले की लायबिलिटी है। एंड कोई भी पर्सन अगर एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसपे रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, तो उसको जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट कर दिया है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से। यानी अगर कोई जीटीए सिर्फ 5% आरसीएम वाली सर्विसेज दे रहा है और कोई टैक्सेबल सर्विसेज नहीं देता, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन तक लेने की जरूरत नहीं है। So this is an important exemption from registration for a GTA. Moving on to the next topic, which is exempt services. Right. Now exempt services कुछ categories ऐसे हैं जो GTA से related है and exemption specifically उसमें दिया गया है. I should rather say जो transportation से related है पर उन पे exemption specifically दिया हुआ है. For example, any transportation of goods by road other than by way of a GTA is specifically exempt. तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक पर्सन ये तभी माना जाता है जब वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है. So therefore we can conclude from this that any transporter transporting goods by road and not issuing consignment note is specifically exempted from GST. After this, we'll be covering certain specific goods जो अगर GTA भी ट्रांसपोर्ट करे तो उस पे GST नहीं लगेगी. वो गुड्स कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से आता है, कल्टीवेशन से आता है, तो वो उसको ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस एग्जेम्प्ट है. अगर आप मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, फ्लोर, पल्सेस और राइस ये आइटम्स कर रहे हैं तो उस पर एग्जेम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन. ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स जो कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के साथ रजिस्टर्ड है, रिलीफ मटेरियल्स जो कि डिजास्टर्स के विक्टिम्स के रिलीफ के लिए भेजे जाते हैं, उन रिलीफ मटेरियल्स को आप ट्रांसपोर्ट करें तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं. और डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो सर्विसेज हैं ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है. मतलब इन स्पेसिफिक गुड्स को अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो सर्विस एग्जेम्प्ट है, चाहे वो किसी के द्वारा भी प्रोवाइड की जाए. नेक्स्ट जो एग्जेम्पशन है वो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस वैल्यू के ऊपर बेस्ड एग्जेम्पशन. ये दो प्रकार का है. पहला ये है कि अगर कोई कंसाइनमेंट जो कि एक सिंगल कैरेज में ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1500 रुपीज को एक्सीड नहीं करता है, यानी कि 1500 रुपीज के अंदर अंदर है, तो वो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट जो है
वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर कोई ट्रक जा रहा है सपोज कीजिए और उसमें कोई एक सिंगल कंसाइनी का माल, सिंगल कंसाइनी का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 750 रुपीज तक है, तो उस केस में उस कंसाइनी को जो आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाएंगे वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। तो दो प्रकार का हो गया, एक हो गया कंसाइनमेंट बेस्ड कि उस कंसाइनमेंट को एक सिंगल कैरेज में ले जाने की वैल्यू 1500 के नीचे आपका ट्रांसपोर्ट भाड़ा आ रहा है, और दूसरा एक कंसाइनी का जो भाड़ा है वो 750 के नीचे है, 750 तक है। तो ये हो गया अपना वैल्यू बेस्ड एग्जेम्पशन। Absolutely. Now, a very common type of a transaction in case of GTA अपने देखेंगे कि लोग अपना vehicle को hire पे देते हैं. That is, supposingly I am a GTA and I have say some extra number of trucks with me. At present हो सकता है उतना requirement नहीं है मुझे. So in that case, if I give my trucks on hire to another goods transport agency, in that case, such hiring of vehicles are also exempted under GST. तो स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो ट्रांसपोर्टर है, जो जीटीए है, वो तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं दे रहा है, वो तो सिर्फ व्हीकल हायर सर्विसेज दे रहा है। तो इन दिस केस ऑल्सो GST has specifically exempted this particular service of vehicle hire to a goods transport agency. Exactly. So these are the 4 different types of exemptions जो कि transportation services से related है। Moving on to the next topic जो कि है composite services से related। होता क्या है कि अगर आप GTA हैं तो कई बार आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज इस सर्विसेज के साथ देते हैं ताकि आपके GTA सर्विसेज जो है वो सक्सेसफुल हो। सपोज कीजिए लोडिंग अनलोडिंग है, पैकिंग अनपैकिंग है, या टेम्पररीली कहीं गुड्स को स्टोर करने की सर्विसेज है, टेम्पररी वेयर हाउसिंग है। तो अगर आप इन सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली नहीं दे रहे हैं बट अपना जीटीए का एक पैकेज के रूप में दे रहे हैं, अपने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देने के कारण ये एक एंसिलियरी सर्विस के रूप में आप इसको दे रहे हैं, तो इन सर्विसेज को भी जीटीए की सर्विस की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, इनको अलग से काउंट नहीं किया जाएगा। एंड देयरफॉर इन सर्विसेज पे भी जो भी आप रेट ऑप्ट करते हैं, चाहे वो 12% फॉरवर्ड चार्ज वाला हो या 5% रिवर्स चार्ज वाला हो, वही जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा। इन सबको एक कंपोजिट सर्विस माना जाएगा और एक ही जीएसटी का रेट अप्लाई होगा। एब्सोल्युटली प्रखर, इसमें अपने ये बात भी ऐड कर सकते हैं दैट इन केस ये सर्विसेज अलग से दी जा रही हो, मतलब अपने उसी पर्टिकुलर इनवॉइस पे ट्रांसपोर्टर ने ये सर्विसेज को ऐड नहीं किया हो, तब इन दैट केस क्योंकि ये सपोर्ट सर्विसेज है तो इस पे 18% GST would be applicable. Yeah. So these are the different 5 types of topics that we wanted to discuss in this video shortly. We are going to conduct a webinar this Sunday, 30th of August 2020, which will be live on Zoom, unlike this recorded webinar. ये webinar specifically focus किया जाएगा ट्रांसपोर्टर्स यानी कि जीटीए पे। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जीटीए के बीच में कि जीएसटी के एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या एप्लीकेबल है उनपे, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रक्स का ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, अगर ले रहे हैं तो क्या उनको रिवर्सल करना पड़ता है किसी किसी सिचुएशंस में, क्या रजिस्ट्रेशन उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है जीटीए को। अगर एग्जेम्पशन नहीं लेते हैं तो 5% रिवर्स चार्ज में जाए या 12% फॉरवर्ड चार्ज में जाएं। कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि आपको कोई भाड़े पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है भाड़े के चार्जेस पे। ट्रांस आईडी का भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है और आप एक ट्रांसपोर्टर हैं तो आपको ट्रांस आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप ई वे बिल पोर्टल पे फंक्शन कर पाओगे। एंड ई वे बिल कई केसेस में ट्रांसपोर्टर को खुद बनाना पड़ता है या उसका सिर्फ पार्ट भी भरना पड़ता है। तो ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम यू लाइव, व्हिच विल बी आंसर्ड लाइव ऑन आवर वेबिनार। सो आई होप यू ऑल विल जॉइन एंड शेयर दिस वेबिनार विद ऑल योर अदर फेलो ट्रांसपोर्टर्स। ऑल्सो ये प्रोफेशनल्स के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा बिकॉज इट विल हेल्प देम टू क्लियर देयर कॉन्सेप्ट्स एंड हेल्प देयर क्लाइंट्स टू further ease their GST knowledge.
Absolutely. We are absolutely looking forward to have a lot of GTAs as well as professionals having GTAs as their clients in the upcoming webinar, because there are a lot of questions which probably you don't know are questions but definitely need resolution. So we are looking forward to having you on board. I Thank you hope this so video much. was useful for you. See you in the webinar. It was good chatting with you, Sakshi. See you in the It webinar. was great. It was great to talk to you, Prakhar. Yeah. Okay. See you. Viewers, bye. Take care.